हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। हम करेंगे आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है? घर में मम्मी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती है, आप अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। ऑर्गेनाइज करके मतलब संभाल के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संभाल के रखते हो। घर में मम्मी चीज़ों को संभाल के रखती है, वही ऑर्गेनाइजिंग है। पर ये इस ऑर्गेनाइजिंग को हम बिजनेस के टर्म में पढ़ेंगे कि बिजनेस में हम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो फुलफिल हो जाए। आओ देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब हर चीज बिजनेस के अंदर क्या क्या हो सकती है? मशीन हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है? रॉ मटेरियल हो सकता है, और क्या हो सकती है? गुड्स हो सकते हैं। तो अरेंजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीवन कौन? एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय जो भी हैं, हमारे वर्कर्स जो भी हैं। अरेंजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द बिजनेस प्रॉपरली सो दैट द वर्क डन इजीली एंड गोल अचीव स्मूथली। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलें, अरेंज करके चलें। एवरीथिंग मतलब मशीनरी, रॉ मटेरियल, और एवरीवन मतलब एम्प्लॉय को, मैन और मशीन दोनों को ही हम ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके चलें ताकि जो हमारे गोल हैं वो इजीली अचीव हो पाएं और जो हमारे वर्क है वो स्मूथली रन कर सके। यहाँ पे आपकी बुक की डेफिनेशन लिखी है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग अरेंज करना, आइडेंटिफाई और ग्रुपिंग द वर्क। आइडेंटिफाई करना कि काम क्या है और उसको ग्रुप करना ताकि चीजें साथ में आके काम करें और हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में? देखो, प्लानिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग की कोई प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को देख लेते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क और टास्क। यहाँ पे वर्क ही लिख देता हूँ, टास्क भी बोल सकते हो। जो काम है उसे आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना छोटी छोटी एक्टिविटीज में। यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और एक्टिविटी। जो टोटल वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना। ईच टास्क इज आइडेंटिफाई क्लियरली। जो ईच टास्क होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, क्लियरली समझना, सो डेट नो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी टास्क है आपका उसको आइडेंटिफाई करो और छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो, आपने काम को आइडेंटिफाई कर दिया और डिवाइड कर दिया चीजों में। अब उसके अंदर क्या करो? डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाओ। हर ग्रुप को एक अलग अलग डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट दे दो। दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, पहला होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट आप समझ लो दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट बनाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ। जैसे आपने काम को बांट लिया, अब उसके अंदर आप डिपार्टमेंट बनाओ, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ, उसके तहत काम को बांट लो। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, आपने डिपार्टमेंट बना लिए, काम पता चल गया, आइडेंटिफाई आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया? आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया काम को। दूसरे में डिपार्टमेंट बना लिए, तीसरे में क्या करो? आप उनको ड्यूटी दे दो कि काम क्या करना है। स्पेसिफिक जॉब, यहाँ पे लिखा है देखो, स्पेसिफिक जॉब आर असाइन टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग देयर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। देखो, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी स्किल्स है, किसी को फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो उसको फाइनेंस के फील्ड में डाल दो, किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो उसको मार्केटिंग के फील्ड में डाल दो। आपको क्या करना है? असाइन करनी है, आपने ड्यूटीज देनी है। आपने पीपल्स को, जो आप रिक्रूटर्स हैं, आपने जो डिपार्टमेंट बनाए उनके अकॉर्डिंग क्या करना है? आपने ड्यूटी देनी है। स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये क्या है स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप? इसमें क्या होता है कि पता होना चाहिए कि हायरार्की फॉलो होनी चाहिए। हायरार्की मतलब क्या होता है कि हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सबको पता होना चाहिए कि मैंने किसको रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपने एक ऑर्गेनाइजिंग करनी है,
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले आपने कोई काम है उसको आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उनको काम सौंपा, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो उसको फाइनेंशियल मॉडल बनाने हैं, कोई मार्केटिंग वाले का है तो उससे बोला आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मेटा एड्स चलाने हैं, ठीक है। आपने काम बांट लिया, अब ड्यूटी भी दे दी, काम भी बांट लिया, डिपार्टमेंट भी बना दिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एम्प्लॉय बना दिए तो उनके ऊपर कोई बॉस भी होंगे। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था लेवल्स, कितने लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। अब ये पता होना चाहिए कि लोअर लेवल ने किसको रिपोर्ट करना है, हु रिपोर्ट टू हुम। हायरार्की का मतलब, हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, हायरार्की का मतलब होता है हु रिपोर्ट्स टू हुम, किसने किसको रिपोर्ट करना है। स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये मान लो आपका एम्प्लॉय है, इसको आपने बोला कि फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, अब ये रिपोर्ट किसको करेगा, ये सीधे जाके रिपोर्ट ये तो नहीं करेगा मार्केटिंग वाले को, सर मैंने फाइनेंशियल मॉडल बना दिया। ये किसके पास जाएगा, फाइनेंस वाले के पास जाएगा, सर हाँ मैंने मॉडल बना दिया, क्या ये चेक करो ये सही है गलत है। ये तब इससे बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। अब बात कर लें इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग की इंपोर्टेंस क्या क्या होती है, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन आ जाता है, अगर एक ही प्रकार का आदमी एक ही तरीके का काम करे, मान लो फाइनेंस का आदमी फाइनेंस का ही काम करे, तो वो काम करते करते क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। उसकी जो दिस इंप्रूव एफिशिएंसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर एक ही तरह का आदमी एक ही तरीके का काम करेगा तो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो आदमी जिस चीज में जिस फील्ड में अच्छा है उसको आपने क्या करना है, यहाँ स्टेप्स में क्या करना है, जब आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बाद क्या करोगे, डिपार्टमेंट में डालोगे, उस आदमी को उसी डिपार्टमेंट में डालना है जो आदमी जिस चीज में अच्छा है, फिर उसको असाइन करोगे ड्यूटी, उसको काम बताओगे कि उसने काम क्या करना है। तो इस इंपोर्टेंस में भी वही है, अगर वो एक ही काम एक ही आदमी लगातार करते रहेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, देखो क्लियर होता है कि आदमी ने किसको करना है, एवरीवन नो हु रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड हु रिपोर्ट टू हुम। देखो हर एम्प्लॉय को पता होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि हु रिपोर्ट टू हुम, कौन रिपोर्ट किसको करेगा। रिड्यूस कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, कोई फाइनेंस का आदमी फाइनेंस वाले को ही बताएगा ना कि मार्केटिंग वाले को बताएगा, मार्केटिंग वाला आदमी मार्केटिंग ही वाले को बताएगा ना कि फाइनेंस वाले को बताएगा। तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, कम हो जाएगी। ये क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप बताता है कि किसने किसके पास जाके काम को शेयर करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी तो आपका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। आपके फायदेमंद की चीज मैं बता देता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप हर प्रोसेस में लिख सकते हो। आप स्टाफिंग में जाओ, कंट्रोलिंग में जाओ, डायरेक्टिंग में जाओ, प्लानिंग में जाओ। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप ये चिपका सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप खुद ही देख लो, अगर आप कुछ भी चीज अच्छे से करोगे तो आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो स्टाफिंग में भी आप ये लिख सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। प्लानिंग में भी आप लिख सकते हो कि प्लानिंग की किसी ने इंपॉर्टेंस पूछ दी तो आप बोल सकते हो अगर हम प्लान अच्छे से करें तो हमारा रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। तो यूनिवर्सल है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, देखो अगर आपका बिजनेस में आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर मैं ही हूँ, मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल मॉडल बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, मुझे पता है कि आने वाले चेंजेस जो मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में बताए थे कि क्या क्या चेंज आते हैं, अगर मैं उन चेंज को समझ लेता हूँ आने से पहले ही तो क्या होगा, अडेप्ट कर लेंगे हम उस चेंज को और हमारे बिजनेस में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जॉब, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड framework within the business activity are performed and relationship are established। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल वे में बता देता हूँ। जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर आपका सिस्टमैटिक जॉब परफॉर्म करता है, आपके जो काम है आपके रोल्स बताता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से होता है उसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये कहते हैं कि जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन
जिस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिस STRUCTURE स्ट्रक्चर, आप देख लेना राइटिंग को जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है या टिकी हुई होती है, वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। इट क्लियरली डिफाइन, ये क्या डिफाइन करता है? हु विल डू, कौन क्या काम करेगा, व्हाट वर्क, जॉब रोल बताता है हमारे, हु रिपोर्ट टू हुम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बताता है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, हायरार्की मेंटेन करे रखता है। हु हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही पता चलता है कि कौन डिसीजन लेने की किसके पास अथॉरिटी है। इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन इंफॉर्मेशन को फैलाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई होती है उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होगा, पता होगा कि काम किसने करना है, क्या काम है। टॉपिक इसी से निकल के आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय, जितने भी सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय है, दैट जो मैनेजर और जो सुपीरियर है इफेक्टिवली मैनेज। अगर कोई भी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कितने एम्प्लॉय और कितने सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली मैनेज करे हैं किसी सुपीरियर ने, कितने इफेक्टिवली सुपरवाइज और कंट्रोल करे हैं किसी सुपीरियर ने। यही हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट है, जो नंबर काम करने वाले हैं किसी मैनेजर के अंदर, वो कितने इफेक्टिवली, कितने एम्प्लॉय और मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज करे हैं किसी एक मैनेजर ने, किसी एक सुपरवाइजर ने, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई होती है। अब वही बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको प्रोसेस में एक चीज बताई थी कि डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। वही स्ट्रक्चर भी है, सेम है, सिमिलर है, आप सेम भी लिख सकते हो। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन दिस स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शन और डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। चलो आपको मैं इतनी अच्छे से इसी स्लाइड में समझा देता हूँ फंक्शनल और डिवीजन, जो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा। मान लो एक चंगू है, एक मंगू है, दोनों बिजनेस चलाते हैं। चंगू जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट फॉलो करता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट या फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जो चंगू है वो क्या करेगा, वो बनाता है कपड़े, क्लोथ्स बनाता है, टी शर्ट्स बनाता है। तो उसने क्या किया है, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है। तो ये क्या होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होना, ये क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। अब डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, जो मंगू है ये थोड़ा बड़े लेवल का आदमी है, ये कपड़े भी बनाता है, ये क्या करता है, ये मोबाइल फ़ोन भी बनाता है, ये क्या करता है, ये लैपटॉप वगैरह भी बनाता है। तो इसने क्या किया है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इसने क्या किया है, अलग अलग बिजनेसेस खोल रखे हैं। अब अलग अलग बिजनेसेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, डिविजनल डिपार्टमेंट होता है। देखो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग आ जाती है। लेकिन जो मंगू था उसने डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया था, डिविजनल डिपार्टमेंट बनाया था। तो इसने क्या किया था, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, इसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। देखो इसका बिजनेस एक ही था, इसकी ऑर्गेनाइजेशन एक ही थी, पर इसने क्या किया था, क्लोथ्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया था, इसने मोबाइल फोन का अलग डिपार्टमेंट बनाया था, इसने लैपटॉप का अलग डिपार्टमेंट बनाया था। और उन डिपार्टमेंट के अंदर इसने क्या रखे थे, फिर फाइनेंस वाले रखे थे, फिर मार्केटिंग वाले रखे थे, फिर सेल्स वाले रखे थे। समझ में आया। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शन और डिपार्टमेंट्स। जो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ही डिवाइड होती है फंक्शनल और फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वही डिवाइडेड होती है फंक्शन और डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन। लेकिन जो डिविजनल डिपार्टमेंट होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रीजन एंड कस्टमर। ईच डिवीजन हैज इट्स ओन सेपरेट, देखो ईच डिवीजन है दिस सेट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। ईच डिवीजन, हर डिवीजन का अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैनेजर, डायरेक्टर,
ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन अलग बनाया है और फर्नीचर डिवीजन अलग बनाया है। देखो इसने इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस अलग खोला है, फर्नीचर का बिजनेस अलग खोला है, लेकिन ये है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक कंपनी है, मान लो टाटा ग्रुप है। टाटा क्या करता है, कार भी बनाता है, टाटा क्या करता है, स्टील भी बनाता है। तो अलग अलग डिवीजन है, लेकिन उसके अंदर भी डिवीजन अलग अलग है। यहाँ पे भी देखो ये बिजनेस होगा किसी का, मान लो ये क्या है, पंत बिजनेस है, निखिल पंतु में मेरा बिजनेस है, पंत बिजनेस है, जिसमें क्या करा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन अलग बनाया, मैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचता हूँ, और मैंने फर्नीचर डिवीजन अलग बनाया, मैंने फर्नीचर का सामान भी बेचता हूँ। तो इन डिवीजन के अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट का फॉलो होना, ये होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।